नीड फॉर टैलेंट मैनेजमेंट, कि टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा हो जाएगा कि टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। अगर आपको ज़रा सा भी डेफिनेशन अगर मेमोराइज है, याद है, तो मैं आपको पूछूं कि टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, तो आप बताइए कि अच्छे टैलेंट को कंपनी के अंदर लाने के लिए उसकी ज़रूरत है, अच्छे टैलेंट को रखने के लिए कंपनी के अंदर रिटेन करने के लिए टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उसको डेवलप करने के लिए भी टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अच्छे लीडर्स बनाने के लिए भी टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपने सही डेफिनेशन पढ़ा है और आप समझ चुके हैं तो आपको नीड में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए, मैंने बहुत कुछ डिफरेंट नहीं लिखा है, लैंग्वेजेस थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, वर्ड्स कॉम्बिनेशन इधर उधर हम बढ़ा सकते हैं, मतलब सेम वही है। टू अलाइन दी वर्कफोर्स विद द बिजनेस नीड, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि हम जो भी काम करते हैं वो बिजनेस नीड्स को ध्यान में रख के करते हैं। तो अलाइन वर्कफोर्स, जो भी हमने वर्कफोर्स हायर किया है उसको हमने बिजनेस नीड किया है, भाई आपको ये काम करना है और हमने आपको उस काम के लिए डाल दिया। जब भी हम किसी को हायर करते हैं अपनी कंपनी में तो उसके लिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि अगर ये आदमी आएगा तो किस प्रोफाइल पे आएगा और उसके काम क्या क्या होंगे। तो वो ऑलरेडी पहले से ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइंड ही रहता है। हम बस वर्कफोर्स को हायर करते हैं, इंडक्ट करते हैं और उनको अपने काम के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करें टू अलाइन दी वर्कफोर्स विद द बिजनेस नीड, तो वही बात है कि हमारे जो बिजनेस की नीड है, जो भी वर्कफोर्स लेकर उनको उनके साथ अलाइन कर देना है। भैया आपको ये ट्रैक दे दिया गया है, आपको इसी ट्रैक में दौड़ना है, ठीक है। दूसरा, टू इंगेज द वर्कफोर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमको ये भी इंश्योर करना है कि हमने जो भी टैलेंट लिया है उसको इस तरह से इंगेज करना है कि वो एक ऐसा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, मतलब एक हायर प्रोडक्टिविटी बनाएं, जो कि ऐसा नहीं कि आज है और कल वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए। कि हमको एक बेंचमार्क स्टैब्लिश करना है और उसको सस्टेन भी करना है। अगर आज हमने कंपनी ने, टाटा स्टील ने जैसे डिसाइड किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमको 11 मिलियन टन प्रोडक्टिविटी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि 2019 में उन्होंने 11 मिलियन टन प्रोड्यूस कर दिया और 2020 में वो 10 मिलियन टन पे आ गए। नहीं, ये एक बेंचमार्क स्टैब्लिश हो गया, इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे नहीं। वर्स्ट कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कभी डिमांड ही नहीं रहा, किसी डिमांड ही खत्म हो गया, रिसेशंस आ गया है, कुछ ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में ही प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं होती। तो ये प्रोडक्टिविटी के अल्टीमेट जो बैकबोन है, जो ये प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे वर्कफोर्स है। तो टैलेंट मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट उस तरह का हो कि हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ती रहे और एक सस्टेनेबल रूप में बढ़ती रहे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि वो एक शाश्वत हो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, उसको हमको रोकना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में, इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो अभी अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि टाटा स्टील हर 2 साल में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे कराती है। तो इस बार जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है वो लगभग 80% के आसपास है। 80% लोग कंपनी के पॉलिसी से, कॉम्पनसेशन से संतुष्ट हैं। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट को का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उसको इंश्योर करे, और यहाँ उसकी ज़रूरत है। टैलेंट मैनेजमेंट की यहाँ ज़रूरत है कि वो अगर अच्छे टैलेंट लेकर के आता है, अच्छे से उनको डेवलप करता है, रिटेन करता है, तो ऑब्वियसली कंपनी, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। टू एम्पावर एम्प्लॉयज़, ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉय को एम्पावर करना है, डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे करके उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनको हम अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और डिटेल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जॉब इन्हांसमेंट, जॉब इनरिचमेंट के बारे में पढ़ेंगे आप। तो
ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसमें से ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के में एक एक चैप्टर, एक एक क्या बोल सकते हैं, उनके एक एक सेमेस्टर में आपको एक एक सब्जेक्ट है। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, तो ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं जो कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ने हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं। टू डेवलप इफेक्टिव लीडर्स, ऑब्वियसली लीडर्स भी बनाना टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ उसकी ज़रूरत है। जब हम टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लीडर्स भी, जब हम सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं तो सक्सेशन प्लानिंग में यही होता है कि अगर कोई आदमी, पहले तो मान लीजिए कि मैं कोई प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ, तो या तो मैं कंटिन्यू में कंपनी में रिटेन करूं, लेकिन हो सकता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी जगह कौन लेगा, तो वो सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट है कि मेरे बाद नेक्स्ट लीडर कौन होगा। तो पहले तो एक लीडर बन जाए, पहले तो वो मेरे जैसे लीडर्स को तैयार कर दे, उसके बाद फिर उसके बाद कौन लीडर आएगा वो डेवलप कर। तो ये लीडर्स डेवलप करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ उसकी ज़रूरत है। ठीक है, इफेक्टिव लीडर्स बनाने में उसकी ज़रूरत है। टू इफिशिएंटली बैलेंस वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की, तो इंडिया में ये बड़ा चैलेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, उनका सबका अपब्रिंगिंग अलग अलग होता है। कोई नॉर्थ से आते हैं तो उनका अलग ही पर्सनैलिटी होगी, बोलने का तरीका अलग होगा, उनका समझने का तरीका अलग होगा। जो लोग साउथ से आ रहे हैं उनका अलग होगा, जो लोग ईस्ट से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही डाइवर्स वर्कफोर्स मिलता है। इन डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करना किसी कंपनी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पर इस चैलेंज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। टैलेंट मैनेजमेंट वैसे टैलेंट्स को चुन के लेकर के आता है। कंपनीज़ की पॉलिसीज़ कुछ वैसी होती हैं जिनके हेल्प के थ्रू हमको ये डाइवर्सिटी जो है वो मैनेज करनी होती है। और इसके लिए अब जब आप डाइवर्सिटी पढ़िएगा, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पढ़िएगा, तो आप इसमें बहुत डिटेल में और पढ़िएगा कि और कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जिससे हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेज करते हैं। बहुत सारे इसके अंडर भी प्रोसेसेस है। तो ये नीड फॉर टैलेंट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि जो भी अभी हमने डिस्कस कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों ज़रूरत है, कि ये सब एक्टिविटी करने के लिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमको टैलेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर टैलेंट मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें अभी के समय में पॉसिबल थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएंगी, इन चीज़ों को मैनेज करना। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप बाकी जो भी सब टॉपिक्स है टैलेंट मैनेजमेंट के, उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।